गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा गया है। यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रदान किया। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत और कुवैत के बीच रिश्तों को मजबूत करने में उनके योगदान के कारण दिया गया है। यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। नवंबर में ही पीएम मोदी को गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने अपने सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए थे। द ऑर्डर ऑफ द मुबारक द ग्रेट सम्मान की स्थापना 16 जुलाई 1974 को कुवैती सरकार ने 1896 से 1915 तक देश के शेख कही जाने वाले मुबारक अल सबा की समिति में की थी। मुबारक अल सबा ने 1897 में कुवैत को ओटोमन साम्राज्य से अलग एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया था। तब से यह पुरस्कार दुनिया भर के कई गणमान्य लोगों को दिया जा चुका है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट पुरस्कार प्राप्त करने वालों में जॉर्डन के हुसैन 1974, सुहार्तो 1977, एलिजाबेथ द्वितीय 1979, जिग्मे सिंघमे वांगचुक 1990, जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश 1993, चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स 1993, बिल क्लिंटन 1994, नारुहितो जापान के तत्कालीन क्राउन प्रिंस 1995, महातिर मोहम्मद 1997, एमिल लाहौद 2000, सऊदी अरब के अब्दुल्ला 2000, मोरक्को के मोहम्मद 2002, अहमद बिन ईसा अल खलीफा 2004, मिशेल सुलेमान 2009, निकोलस सरकोजी 2009, इल्हाम अलीयेव 2009, कबूस बिन सईद अल सईद 2009, बशर अल असद 2010, जॉर्डिया नेपोटिलिनो 2010, तमीम बिन अहमद अल थानी 2013, सऊदी अरब के सलमान 2016, कोलिंडा ग्रैबर कितारोव 2017, हैथम बिन तारिक 2024 और नरेंद्र मोदी 2024 शामिल हैं। प्रधानमंत्री शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे थे और कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर कुवैत पहुंचे थे। यह पिछले 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ रविवार को व्यापक वार्ता की। इसमें विशेष रूप से व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में भारत कुवैत संबंधों को एक नई गति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे पहले 1981 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने शनिवार को एक भारतीय सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया था तथा एक भारतीय श्रमिक शिविर का भी दौरा किया था। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत भी भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को 3% तक पूरा करता है। ये हम बात करें कनाडा की। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने देश में स्थायी निवास पीआर को लेकर नए नियमों की घोषणा की है। यह घोषणा एक्सप्रेस एंट्री कर्मचारियों के लिए की गई है जो देश में परमानेंट रेजिडेंसी चाह रहे हैं। कनाडा सरकार के इस ऐलान का असर भारतीय इंजीनियरों, तकनीशियनों और अन्य आईटी कर्मचारियों के साथ ही व्यापक रैंकिंग प्रणाली में हाल ही में घोषित बदलावों का असर पड़ने की संभावना है। सीआरएस अंक में नहीं मिलेगी छूट। नए नियमों के अनुसार कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले आईटी कर्मचारियों को अब अतिरिक्त सीआरएस अंक नहीं मिलेंगे। अब तक आईटी इंजीनियरों को एलएमआईए से समर्थित नौकरी की पेशकश के लिए मिलते थे। इसका मतलब है कि आईटी पेशेवरों को हाई सीआरएस स्कोर के लिए दूसरे कारकों पर निर्भर रहना होगा। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि यह संशोधन कब से लागू होगा। इसके पहले एलएमआईए समर्थित नौकरी की पेशकश करने वाले एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों को उनके व्यापक रैंकिंग सिस्टम सीआरएस स्कोर में महत्वपूर्ण वृद्धि मिलती थी। ये नौकरी की पेशकश के आधार पर 50 से 200 अतिरिक्त अंक तक हो सकती थी। ये बोनस अंक एलएमआईए उम्मीदवारों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रण हासिल करने में बढ़त हासिल होती थी। इन बदलावों के साथ अब उन उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आमंत्रण प्राप्त कठिन हो सकता है जो सीआरएस स्कोर तक पहुंचने के लिए एलएमआईए समर्थित नौकरी के अतिरिक्त अंकों पर निर्भर थे। इससे उन उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है जिनके प्रोफाइल का मूल्यांकन केवल आयु, शिक्षा और भाषा कौशल के आधार पर किया जाता है। अस्थायी निवास को लेकर नियमों में बदलाव की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कनाडा सरकार आव्रजन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रही है। 15 दिन पहले ही ट्रूडो सरकार ने इसकी जानकारी दी थी। नई नीति में अगले 3 वर्षों में कनाडा में प्रवेश करने वाले स्थायी और अस्थायी दोनों निवासियों की संख्या में कटौती करने की योजना है। ये हम बात करें चीन की। चीन सरकार ने अमेरिका की ओर से ताइवान को सैन्य बिक्री और सहयोग देने की नई घोषणाएं
किए जाने के बाद रविवार को विरोध जताया और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वह आग से खेल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को रक्षा से जुड़े साजो सामान और सेवाओं तथा ताइवान के लिए सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 57 करोड़ 10 लाख डॉलर तक के प्रावधान को मंजूरी दी है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सैन्य बिक्री के लिए 29 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में अमेरिका से ताइवान को हथियार देना बंद करने और ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता को कमजोर करने वाले खतरनाक कदम को रोकने का आग्रह किया गया है। ताइवान एक लोकतांत्रिक द्वीप है जिस पर चीन सरकार अपना दावा करती है। अमेरिकी सैन्य बिक्री और सहायता का उद्देश्य ताइवान को खुद की रक्षा करने और चीन को हमला करने से रोकना है। ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के मौलवियों ने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि उनके मदरसे सरकार के प्रभाव से मुक्त रहेंगे और सरकारी विभाग का हिस्सा नहीं बनेंगे। यह मौलवियों द्वारा 2019 में अपनाए गए रुख से विपरीत है। विभिन्न पारंपरिक मदरसा बोर्ड ने 2019 में संघीय शिक्षा मंत्रालय को कुछ नियंत्रण सौंपने पर सहमति जताई थी। इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों के मौलवियों द्वारा संचालित मदरसों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था इत्तेहाद तंजीमात ए मदारिस पाकिस्तान ने मंगलवार को एक बैठक के बाद ये घोषणा की। मौलवियों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद में जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान से उनके आवास पर मुलाकात की और मदरसों के पंजीकरण से संबंधित विधेयक को लेकर पैदा हुए विवाद में उनके रुख का समर्थन किया। JUIF नेता सरकार पर सोसाइटी पंजीकरण संशोधन विधेयक 2024 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करने का दबाव बना रहे हैं। इसका उद्देश्य 2019 के समझौते को वापस लेना है और इसी के साथ जिला प्रशासन को मदरसों का पंजीकरण करने का अधिकार मिलेगा। यहाँ से प्रकाशित मुख्य अंग्रेजी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक मौलवियों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल में बरेलवी, देवबंदी, शिया और अहले हदीस विचारधाराओं से संबंधित मदरसा बोर्ड शामिल थे, जबकि पांचवा बोर्ड जमात इस्लामी के नियंत्रण वाले मदरसों का था। बैठक के बाद जारी एक बयान में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि 2019 में शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने का बोर्ड का सामूहिक निर्णय दबाव में लिया गया था, क्योंकि उस समय उन्होंने सोचा था कि किसी और की तुलना में शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में रहना बेहतर है। उस्मानी ने कहा कि मदरसे स्वायत्त बने रहेंगे तथा वे पाकिस्तान में प्राधिकारियों के अधीन नहीं होंगे, जैसा कि वे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र में है। बात करें चीन की स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 की। चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर J-35 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। चीन का जिगरी दोस्त इस फाइटर का पहला खरीदार हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने चीनी J-35 फाइटर की खरीद के लिए सहमति दे दी थी। यह बीजिंग का किसी विदेशी सहयोग को 5वीं पीढ़ी के जेट विमानों का पहला निर्यात होगा, जो क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को फिर से परिभाषित कर सकता है। पाकिस्तान के पास इस विमान के आने से भारत की चिंता बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तानी मीडिया ने बीते सप्ताह बताया था कि पाकिस्तानी वायुसेना ने 40 विमानों की खरीद को मंजूरी दी है, जिन्हें देश के पुराने अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज लड़ाकू विमानों के बेड़े की जगह शामिल किया जाएगा। चीनी लड़ाकू विमान की 2 साल के भीतर डिलीवरी किए जाने की उम्मीद है। इसी साल जुलाई में पाकिस्तानी न्यूज़ नेटवर्क बोल न्यूज़ ने PAF पायलटों के चीन में J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षण शुरू किए जाने की जानकारी दी थी। J-31 के विदेश में बिक्री वाले वर्जन को J-35 कहा जाता है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने कहा था कि J-31 स्टेल्थ फाइटर हासिल करने की नींव रखी जा चुकी है। स्टेल्थ लड़ाकू विमान हासिल होने के बाद पाकिस्तान वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने की उम्मीद है। 2 साल पहले ही पाकिस्तानी वायुसेना में कई चीनी J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट शामिल हुए थे। अमेरिका की वायुसेना के चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट के निदेशक ब्रेंडन मुलेवनी ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा कि वे इस विकास को पश्चिमी अमेरिका, फ्रांस से हटकर चीन की ओर एक साफ बदलाव मानते हैं। मुलेवनी ने कहा कि यह कदम पाकिस्तान को चीन से और करीब जोड़ता है और पाकिस्तानी वायुसेना को भारतीय वायु से अलग रखता है। उन्होंने कहा कि चीनी जेट के साथ वे कितनी अच्छी तरह से उड़ान भर सकते हैं और लड़ सकते हैं, यह एक अलग मामला है। जेट का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजिंग इसके साथ किस तरह के उपयुक्त हथियार और सहायक प्रणालियाँ प्रदान करता है। मुलवेनी ने कहा कि जेट बेहतरीन हो सकता है, लेकिन इसमें हथियार, सेंसर, सूट और कमांड कंट्रोल, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेंस तकनीक नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.